हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो भी हमारी रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर। और आपको पता है कि हम जनरल नॉलेज को लेकर अभी चल रहे हैं और इसमें हम जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है ना उसके लिए वीडियोस ला रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे अभी तक यहाँ पर तो ये टॉपिक्स हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, कौन सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आज का ये पूरा टॉपिक रहने वाला है, मतलब एक ही वीडियो रहेगी इस पूरे के ऊपर। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन सा टॉपिक है इस पॉलिटी को लेकर। ठीक है, तो इसलिए आपने मिस इसको नहीं करना है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस नहीं है, 60 से कम है, ये मैंने पहले में कर दिया। इसमें 60 नहीं है, 40 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, और चलिए अब जल्दी से चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हाँ, इसको एनेक्ट करा था किसने, इसको पास करा था किसने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और सेटअप हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या फिर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर थ्रू ए रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फिर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी बात करें तो ये सेटअप हुई है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की जो इनॉग्रल मीटिंग है उसको प्रिजाइड किसने करा है, सचिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पी उपेंद्रा ने। तो वो है हमारे पास कौन से, सचिदानंद सिन्हा ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन से रहे हैं चेयरमैन इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तेज बहादुर सुप्रू है, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई होप ये सबको मालूम होगा, वो हमारे पास है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर सी राजगोपालाचारी। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट हमारे पास रहे वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया reassembled on 31 अक्टूबर 1947 its membership was reduced to। तो इसकी मेंबरशिप जो थी ना वो रिड्यूस होगी जब 31 अक्टूबर 1947 को इसको इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दोबारा ये रीअसेंबल हुए। ठीक है ना, तो उस वक्त जो मेंबरशिप थी वो रिड्यूस हो गई थी। कितनी तक पहुंच गई थी, 299, 311 तक, 319 तक, या 331 तक। तो कितनी थी वो, 299 तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट कब मेट हुई है, 6 दिसंबर 1946 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 20 फरवरी 1947 को, या फिर 3 जून 1947 को। तो बात करें तो वो हुई थी आपके पास 9 दिसंबर 1946 को। ओके, बी पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, किसने दिया है, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम एन रॉय ने। तो अगर इसकी बात करें तो दिया था किसने, एम एन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, या फिर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, या फिर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंस स्टेट्स। तो इसकी बात करें तो हमारे पास आपके पास ये जो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन अगस्त 15 1947 को, जनवरी 30 1945 को, जनवरी 26 1950 को, या फिर नवंबर 26 1950 को। तो ये हमारे पास कौन सा, जनवरी 26 1950 को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो इंडियन लेजिस्लेचर को क्या कर रहा है, बाई कैमरल कर रहा है। तो कौन सा है वो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, या इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बाई कैमरल वाला हमारे पास कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 वाला। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करता है कि जो इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन जो है मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वो उन्होंने क्या करा था कि इंडियन को जो उसमें स्ट्रेंथ है उसको क्या करना, हमने इंक्रीज़ करना है इसकी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो 1919 वाला जो एक्ट था, और इसको कहते हैं मोंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, 1909 वाला जो है ना ये कहते हैं इसको कौन सा, मिंटो मॉडल रिफॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, और 1935 की अगर बात करें तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर था। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कौन सा है, बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो अभी हमने बात की फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के लिए कौन सा एक्ट जो पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, मोंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 वाला था, या चार्टर एक्ट 1831 वाला, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था। तो कौन सा था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था। फेडरल का मतलब क्या होगा, फेडरल मतलब ये होगा कि पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सेंटर जैसे अभी आप देखेंगे हमारी जो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ठीक है ना, इस तरह से पावर
ऊपर क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हमारे पास कौन सा है, डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो दे रहा क्या अब रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, लेजिस्लेचर में। कौन सा है वो, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, या फिर कोई भी नहीं है। तो जो हमारा था ना इंडियन काउंसिल एक्ट, इसने क्या करा था कि पहली बार जो इंडियंस थे उनको रिप्रेजेंट करता है इसमें, ठीक है, लेजिस्लेचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड्स बाय द चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सा था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी पार्ट से क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहते हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर ये। तो किसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे पास है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन द पैटर्न ऑफ, किसके पैटर्न पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। तो इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा किस, ठीक है, वहां से लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपको पता है इसमें बहुत सारी कमेटीज थी, ठीक है। तो उन कमेटीज़ में अगर आप देखेंगे तो एक थी हमारे पास कौन सी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसको हेड कर रहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जे.बी. कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू थे इस कमेटी के हेड। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन ऑप्शन में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है ना, सिटीजन की, टू प्रोवाइड फ्रेंडली कॉपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, या फिर टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, या फिर टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसकी बात करें तो हमारे पास वो होगा हमारे पास कौन सा, सी पार्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। मतलब कंट्री के लिए हमें क्या करना है, काम करना है, जब अपनी कंट्री को बचाना है, ठीक है ना, और नेशनल सर्विस में हमें क्या करना है, इसमें हिस्सा लेना है जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 18, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसकी बात करें तो हमारे पास है कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन को आप देख लें, लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपको मिले। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, बट आपने ये रिमेंबर करना, ये याद रखना है। देखिए फेडरेशन जो है इसको हमने किससे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो फेडरेशन को अगर हम देखेंगे तो हमने लिया किसको, इसके लिया है कनाडा से, ये चीज़ याद रखना। फेडरेशन को हमने किससे लिया है, कनाडा से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो ये सिस्टम हमारा, ये हमने किससे लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो हमारे पास हमने इसको लिया हुआ कहाँ से, आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है, याद रखना ये। उसके बाद रूल ऑफ लॉ को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कंकरेंट लिस्ट को कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया है, यूएसएसआर मतलब रशिया से लिया हुआ है। प्रियम्बल्स की अगर बात करें तो इसे कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपको मतलब मान लें आपको क्वेश्चन आ जाना है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भूलना नहीं, ये सारे आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो कौन सा है वो, द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, या फिर द इमरजेंसी पावर्स, या फिर प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए ये जो है ना, एक हमने क्या वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमें क्या एक फीचर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा लिया हुआ है, वो लिया हुआ हमने कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कब, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो ये हमने लिया हुआ कहाँ से लिया हुआ, जर्मनी से लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, डी पार्ट इसका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है, मतलब किस कंट्री को हम फॉलो करते हैं, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हम बड़ा क्लोज है हमारा और उस कंट्री का, कौन सा वो, यूएसए है, यूके है, स्विट्जरलैंड या फिर यूके। तो अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ओके, क्वेश्चन 22, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे ड्राइव करा है इनको, अमेरिकन रेवोल्यूशन से, फ्रेंच से, रशियन से, या फिर कोई भी नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास है कौन सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो इनमें से कौन सी इसमें
ऑप्शन है जो हमें बता रही है किसके, सेक्युलर स्टेट के बारे में। ये एक फंडामेंटल राइट है, 9th शेड्यूल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर स्टेट में क्या होगा, कोई इसमें किसी भी जो कोई भी जो रिलीजन है, ठीक है ना, किसी भी मतलब रिलीजन को फेवर नहीं किया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। कौन सा कॉमन है, ये सिंगल सिटीजनशिप है, जुडिशरी है, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉमन फीचर आपको देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सा, डी पार्ट, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से अमेरिका में कौन सा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या है, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडिड टू द प्रेम्बल, इट्स मैन एम इज टू प्रिम्बल, सोशलिस्ट को ऐड कर, इसका मैन एम है क्या, मतलब क्या है इसका, वो हमने देखना है। क्या है, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, या फिर एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, या फिर एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या फिर एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो इसकी अगर बात करें हमारे पास है वो क्या है, एलिमिनेट इन इक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। ठीक है, चलिए ए पार्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, क्या है, फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है। तो क्या होगा इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, किस वजह से, वास्ट टेरिटरी के होने की वजह से, कल्चरल इंटीग्रेशन होने की वजह से, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी होने की वजह से, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से। तो इसकी बात करें तो वो थी आप मतलब जो वजह रही है वो लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया ने क्या करा, ऑप्टेड इसको चूज़ करा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडिड टू ओवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो इसको ऐड किया गया किससे, बाई 42nd अमेंडमेंट से किया गया, 44th अमेंडमेंट से, 46 या फिर किसी से भी नहीं। तो इन सबको ऐड किया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ 448 आर्टिकल से 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल से, 450 आर्टिकल से 22 पार्ट से, 12 शेड्यूल से, 599 आर्टिकल से, इतना है इतना है इतना इतना, बताएं क्या होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ 448 आर्टिकल्स से, 25 पार्ट्स हैं एंड शेड्यूल्स यहाँ पर नहीं है लेकिन 12 होंगे, ठीक है ना, 12 शेड्यूल से। ओके चलिए डी पार्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स और कंट्री एज भारत, इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान या फिर आर्यवर्ता। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स और कंट्री एस इंडिया दैट इज भारत। ओके बी पार्ट इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। तो कम से कम जो एज रखी गई है, ठीक है ना, वो कितनी है इसमें फैक्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है ना, तो 12 साल है, 14 साल है, 16 या 18, कितनी है वो, 14 साल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 32, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अगर इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो इसके लिए जो कंडीशंस है कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन सी अथॉरिटी है, कौन इस चीज़ को पास करता है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट है, या फिर अटॉर्नी जनरल। तो अगर आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या है, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, किस में है, पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 11, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 6, या फिर पार्ट 1 5 से 11। तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास कौन सा, पार्ट सेकंड 5 से 11 तक है। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ग्रांटेड। तो किस आर्टिकल के अंडर ये 29 और 31, 29 और 32, 29 और 30, 30 और 31। तो कितना है ये होगा आपके पास आर्टिकल 29 और 30। ओके 29 एंड 30 आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर, किस में आ रही है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, या फिर नेचुरल राइट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को तो ये हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पुनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 के तहत, 16 के, 17 के, या फिर कोई 15 4 के। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सा आर्टिकल 17 के तहत है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, बस थोड़ी बचे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच सेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो कौन सा आर्टिकल बता रहा है इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 19 है, 29 है, 32 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे ना तो वो आपके पास कौन सा होगा? 45 होगा। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 21A जो आया है वो आपके पास 6 से लेकर 14 साल तक उसमें क्या कर रहा है वो होगा आपके पास कंपल्सरी फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करेगा इसमें, जो आर्टिकल 21 है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन सा पार्ट जो है वो डील कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से? पार्ट 3rd, 4th, 5th या फिर 3rd? तो आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सा पार्ट 4th है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्या है। Fundamental duties have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation of, किसकी रिकमेंडेशन पर ये करा है इसको? संतनम कमेटी है, सरकारिया कमेटी है, स्वर्ण कमेटी है या फिर इंदिरा गांधी कमेटी है? तो उसकी बात करें हमारे पास वो स्वर्ण कमेटी है, पूरा नाम है इसका स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके पास ये वाला, ठीक है, लेकिन अभी आपने पूरा एंड तक सुन के जाना, कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स और भी आपके साथ डिस्कस करने। क्या है 41? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा है वो? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है या फिर राइट टू होस्टिंग है? तो फंडामेंटल राइट एज वेल एज आप देखेंगे ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, वो हमारे पास कौन सा? राइट टू एजुकेशन। 42, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स? तो होगा हमारे पास कौन सा? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। अब इसके ऊपर तो बात करेंगे, ठीक है। डू यू नो द अबाउट द 6th शेड्यूल? देखिए 6th शेड्यूल को अगर हम बात करें तो ये लद्दाख से काफ़ी जुड़ा हुआ है और लद्दाख की इस चीज़ की डिमांड भी कर रहा था। इस चीज़ के ऊपर आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है ना, जो 6th शेड्यूल है अभी आपने गूगल करना है, ठीक है ना, 6th शेड्यूल के ऊपर, और एक सिर्फ जो एक दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने ये एक चीज़ इसमें जो नोमेनक्लेचर है इस अपनी इंडिया का, इसमें प्रेम्बल को लेकर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सीधा जो सीक्वेंस है ये याद रखना। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये याद रखना, ऐसे भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी हाँ, ये थी आपकी पूरी कंप्लीट वीडियो इस चीज़ को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता सबसे पहले 5 चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।